ओम 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री में एक काला चैप्टर शुरू हुआ। देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या उनके दो सिख बॉडीगार्ड्स ने न्यू दिल्ली में उनके रेजिडेंस पर कर दी थी। पॉलिटिकल वायलेंस का यह काम कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि कई महीनों से बेआइच रहे टेंशन्स का नतीजा था। यह असैसिनेशन एक इमीडिएट ट्रिगर था, वह आखिरी चिंगारी जिसने सिख समुदाय पर टारगेटेड रिटेलिएटरी वायलेंस की आग भड़का दी थी। कुछ ही घंटों में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और शॉक और ग्रीफ का माहौल जल्द ही वेंजेंस की प्यास में बदल गया, जिसने देश के सबसे ब्रूटल मैसेकर्स में से एक के लिए मंच तैयार कर दिया। इस ट्रेजेडी की जड़ें ऑपरेशन ब्लू स्टार में हैं, जो जून 1984 में प्राइम मिनिस्टर गांधी द्वारा ऑर्डर किया गया एक कंट्रोवर्शियल मिलिट्री एक्शन था। इंडियन आर्मी ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल पर हमला किया। गोल्डन टेंपल सिखिज्म का सबसे पवित्र श्राइन, ताकि जर्नैल सिंह भिंडरांवाले के नेतृत्व में मिलिटेंट्स को बाहर निकाला जा सके, जो एक अलग खालिस्तान राज्य की मांग कर रहे थे। इस ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप भारी कैजुअल्टीज हुई और सेक्रेड अकल तख्त कॉम्प्लेक्स को काफी नुकसान हुआ। अपने सबसे रिवियर्ड रिलीजियस साइट की इस डेसिक्रेशन ने सिख समुदाय की भावनाएं ठेस पहुंचाई। असैसिनेशन के बाद का समय केओटिक था, लेकिन जो वायलेंस भड़का वह रैंडम नहीं था। यह एक टारगेटेड पोग्रोम था। प्राइम मिनिस्टर की मौत पर ग्रीफ को सिस्टमैटिकली मैनिपुलेट और वेपनाइज किया गया था एक पूरे समुदाय के खिलाफ। खून का बदला खून से लेंगे जैसे स्लोगन्स सड़कों पर लगाए जा रहे थे, जिन्हें पॉलिटिकल एक्टर्स ने और बढ़ाया, जिन्होंने इस ट्रेजेडी में एक अपॉर्चुनिटी देखी। यह सिर्फ पब्लिक एंगर का स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट नहीं था, यह टेरर का एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन था। परपेट्रेटर्स सिर्फ रडरलेस मॉब्स नहीं थे, बल्कि पुरुषों के ऐसे समूह थे जिन्हें पता था कि वे क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं और किसे टारगेट कर रहे थे। जिन्हें गवर्नमेंट ओन्ड बसों में सिख मोहल्लों में लाया जाता था, जिन्हें गवर्नमेंट ओन्ड ट्रकों में सिख मोहल्लों में लाया जाता था। ये समूह आर्म्ड और तैयार आते थे, लोहे की छड़ें, चाकू, क्लब, केरोसिन, व्हाइट पाउडर, जो संभवतः फास्फोरस था, ताकि आग तेजी से और डेवस्टेटिंग हो। यह लॉजिस्टिकल सपोर्ट एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का सुझाव देता है, जो साधारण भीड़ की क्षमताओं से कहीं बढ़कर है। मैसेकर के दिनों में पुलिस की भूमिका ड्यूटी के लगभग पूरी तरह से एब्डिकेशन द्वारा डिफाइन की गई थी। नागरिकों की रक्षा करने के बजाय जिनकी सेवा करने की उन्होंने शपथ ली थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सबसे अच्छी स्थिति में पैसिव स्पेक्टेटर्स थीं और सबसे बुरी स्थिति में वायलेंस में एक्टिव कोल्यूडर्स थीं। कई सर्वाइवर टेस्टिमोनीज और बाद की इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट्स पुलिस इन एक्शन के एक कंसिस्टेंट पैटर्न को डॉक्यूमेंट करती है। जब टेरिफाइड सिख परिवारों ने मदद के लिए गुहार लगाई तो उन्हें अक्सर मना कर दिया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि उनके पास इंटरवीन करने के कोई आदेश नहीं थे। इमरजेंसी कॉल्स अनआंसर्ड रहे और पुलिस स्टेशंस ने अटैकर्स के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स (FIRs) रजिस्टर करने से इनकार कर दिया, जिससे पीड़ितों को इमीडिएट रिकोर्स या फ्यूचर जस्टिस का कोई रास्ता इफेक्टिवली डिनाई कर दिया गया। सिख्स को डिसआर्म करने के व्यापक अकाउंट्स थे, जो अपने परिवारों और घरों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वे आर्म्ड मॉब्स के प्रति वल्नरेबल हो गए। कुछ क्षेत्रों में पुलिस ऑफिसर्स को रायटर्स को गाइड करते हुए देखा गया, और यह सुनिश्चित करते हुए कि भीड़ बिना किसी रुकावट के अपना ब्रूटल काम कर सके। राज्य के अपने सिक्योरिटी अपैरेटस द्वारा इस बिट्रेयल ने हेल्पलेसनेस और डिस्पेयर की गहरी भावना पैदा की। वही लोग जो प्रोटेक्टर्स होने चाहिए थे, वे स्लॉटर के फैसिलिटेटर्स बन गए। दंगों के इमीडिएट आफ्टरमैथ ने अनइमेजिनेबल डेवस्टेशन के निशान छोड़े। ऑफिशियल गवर्नमेंट फिगर्स में कहा गया कि अकेले दिल्ली में लगभग 2800 सिख मारे गए। देश भर में कुल संख्या 3300 से अधिक थी। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि फैटेलिटीज की वास्तविक संख्या बहुत अधिक थी। इंडिपेंडेंट सोर्सेज का भी यही अनुमान है, संभवतः 8000 या उससे अधिक। जानमाल के नुकसान के अलावा हिंसा ने बड़े पैमाने पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट को जन्म दिया। हजारों सिख अपने ही देश में शरणार्थी बन गए, राहत शिविरों में शरण ली, पंजाब में रिश्तेदारों के पास शरण ली, अन्य राज्यों में रिश्तेदारों के पास शरण ली।
इकोनॉमिक डेवस्टेशन भी उतनी ही कैटास्ट्रॉफिक थी। अनगिनत सिख स्वामित्व वाले व्यवसाय नष्ट हुए। सर्वाइवर्स के लिए फिजिकल डिस्ट्रक्शन के बाद न्याय के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई चली। एक सिग्निफिकेंट, हालांकि देर से, ब्रेक थ्रू दिसंबर 2018 में आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। अदालत ने 1984 की घटनाओं को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बताया।